सभी का संहिताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो लाइट टॉपिक है, वो एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो उसके दो कॉन्सेप्ट्स को हम इस सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे वो क्या है, वो है शैडो फॉर्मेशन, कि परछाई कैसे बनती है, ठीक है। और उसके बाद हम इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जो एक्लिप्सेस होती है, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, जिसको हम सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण कहते हैं, वो कब होते हैं, क्या लोकेशन होती है सन, मून और अर्थ की, क्यों होती है एक्लिप्सेस, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के सेशन में हम इन डिटेल में समझेंगे। तो आज का जो सेशन रहेगा, यहाँ पर हम जो कवर करने वाले हैं टॉपिक्स को, तो यहाँ पर हम कवर करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो तीन तरीके के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो शैडो कास्ट करते हैं उसके पीछे का कारण क्या है। फिर शैडो फॉर्मेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, शैडो फॉर्मेशन किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, राइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो शैडो होता है उसका दो रीजन होता है, अम्ब्रा और पिनम्ब्रा, उसको समझेंगे। और उसके बाद हम सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स कब होता है, क्यों होता है, इन सभी चीज़ों को आज के सेशन में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो सीटेट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइट, उसके कॉन्सेप्ट्स को तोड़ तोड़ कर समझने वाले हैं इस चैनल संहिताज एकेडमी में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, सबसे पहले हम जो थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पर कि एक खिड़की है, और खिड़की का जो कांच है उसके आर पार हम चीज़ें देख पा रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हम किनको कहते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आर पार जो लाइट रेज है वो कंप्लीटली पास हो जाती है, वो ट्रैवल कर पाती है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो शीशा है, यहाँ पर जो कांच है, उसके आर पार हम चीज़ें देख पा रहे हैं। सो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के कुछ एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कांच, जिसको हम इंग्लिश में ग्लास बोलते हैं। फिर हो जाएगी हवा, फिर हो जाएगा वाटर, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आता है उसको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है वो लाइट रेस को पार्शली अलाउ करती है अपने से गुजरने में, ठीक है। सो इट पार्शली अलाउज द लाइट रेस टू पास थ्रू इट। सो आप देख पा रहे हैं ना कि एक मतलब क्लैरिटी यहाँ पर घट गई है, कुछ खास साफ तरीके से हमको पीछे क्या है खिड़की के वो समझ नहीं आ रहा है। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो कि पार्शियली लाइट रेस को अलाउ करती है अपने से गुजरने में। यहाँ पर कंप्लीटली अलाउ करती है, यहाँ पर पार्शियली अलाउ करती है। तो कुछ एग्जांपल्स क्या हो जाएगा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का, यहाँ पर हो जाएगा बटर पेपर, बटर पेपर। फिर हो जाएगा ट्रेसिंग पेपर, और हो जाएगा यहाँ पर क्या, फ्रॉस्टेड ग्लास, ठीक है। तो घिसी हुई कांच, देखना जो बाथरूम वगैरह होता है या जो थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो अपनी जो खिड़कियों में जो कांच लगाते हैं वो फ्रॉस्टेड ग्लास लगाते हैं, ताकि आर पार की चीज़ें क्लियरली ना दिखे। उसके बाद जो तीसरा ऑब्जेक्ट आता है वो है ओपेक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको पिक्चर से ही ये समझ में आ रहा होगा कि देखिए यहाँ पर जो खिड़की जिस चीज़ से बनी हुई है, ठीक है, वो जो मटेरियल है वो हमको उस पर क्या चीज़ है वो क्लियरली देखने ही नहीं दे रही, मतलब हमको कुछ नहीं दिख रहा है। सो ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या है, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि लाइट रेस को आर पार होने ही नहीं देते, पास करने ही नहीं देते। इट डजंट अलाउ द लाइट रेस टू पास थ्रू इट। सो ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, अगर आप आसपास की चीज़ें देख लें, तो जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन, फिर आपके बुक्स, कॉपीज़, फिर यहाँ पर ये जो चाय की कप आपको दिख रही है। सो ओपेक ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स आपको अपने घर में बहुत से मिल जाएंगे। तो ये थे जो थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर ट्रांसपेरेंसी, ओके। अब यहाँ से हम एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे जो कि शैडो कास्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये लाइट रेस को बिल्कुल ही अपने से होकर गुजरने में अलाउ नहीं करते हैं। तो जो ओपेक ऑब्जेक्ट है वही उनकी परछाई बनती है, ठीक है, उनकी परछाई बनती है। और क्यों वो शैडो कास्ट करते हैं वो भी हम समझेंगे, बट उससे पहले हम ये जान लें कि जो शैडो फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। तो शैडो फॉर्मेशन के लिए हमको एक लाइट सोर्स चाहिए होती है, मतलब जहाँ से रोशनी आएगी। एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट है ये लाइट रेस को अपने से होकर पास होने नहीं देगा। और ठीक ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे
जो इसकी शैडो बनेगी, तो इसकी शैडो कहाँ पे बनेगी, एक स्क्रीन पे बनेगी। तो परछाई के बनने के लिए इन तीनों चीज़ों का होना वेरी वेरी ज़रूरी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या, लाइट सोर्स, ओपेक ऑब्जेक्ट और स्क्रीन। तो यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट पिक्चर को देखें तो आप देख पा रहे हैं ना कि ये एक फॉरेस्ट का सुंदर सा नज़ारा है। तो फॉरेस्ट में आपको क्या दिख रहे हैं, टॉल टॉल ट्रीज दिख रहे हैं, और इस जगह पर आपको दिख रहा है कि जो सूरज की रोशनी है, जो सनलाइट है, वो फॉरेस्ट में एंटर कर रही है। अब आप देख पा रहे हैं ना कि ठीक जो ग्राउंड है यहाँ पर, ठीक है, ये जो सॉइल है, ये एक स्क्रीन की तरह यहाँ पर काम कर रही है, क्योंकि ये जो ट्री ट्रंक है ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं। और क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स की तरह काम कर रहे हैं, तो सनलाइट क्या हो रही है, ट्री ट्रंक के आर पार नहीं जा पा रही है, जिस वजह से ओपेक ऑब्जेक्ट के ठीक पीछे इसकी जो परछाई है, इसकी जो शैडो है, वो बन रही है। तो मैंने जैसे कि आपको कहा था कि शैडो फॉर्मेशन के लिए हमको 3 चीज़ें चाहिए होती है। तो हमको लाइट सोर्स मिल गया जो कि यहाँ पर सनलाइट है, राइट। उसके बाद हमको ओपेक ऑब्जेक्ट भी मिल गया जो कि यहाँ पर ट्री ट्रंक हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और तीसरा क्या था, स्क्रीन। तो स्क्रीन यहाँ पर कौन है, ये जो ग्राउंड है या जो सॉइल है वो स्क्रीन की तरह काम कर रहा है। तो लाइट सोर्स के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में शैडो बनती है। सो लाइट सोर्स इधर है, इसलिए ठीक इसके उल्टी दिशा पे क्या बन रही है, शैडो बन रही है। और शैडो हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है, ठीक है, ठीक उसके पीछे बनती है। तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत से ट्रीज के शैडो बनते हुए नजर आएंगे। तो ये हमने यहाँ पर समझ लिया। शैडो क्यों बनती है, शैडो इसलिए बनती है क्योंकि जो लाइट रेज है ओपेक ऑब्जेक्ट के आर पार नहीं जा पाती, जिस वजह से ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे एक डार्क पैच जैसा क्रिएट होता है। उसी डार्क पैच को हम शैडो कहते हैं या हिंदी में परछाई कहते हैं। और शैडो फॉर्मेशन लाइट के किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ये है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट की। जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक और चीज जो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ, मतलब आपको यहाँ से नोट डाउन करना है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो शैडो फॉर्मेशन है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच शैडो फॉर्मेशन डिपेंड्स। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो शैडो फॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है कि हमारे पास जो लाइट सोर्स है वो कैसी है, ठीक है, क्या वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है या फिर वो एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है या डिफ्यूज सोर्स ऑफ लाइट है। तो अगर लाइट सोर्स पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो आपको जो शैडो मिलेगी वो कैसी होगी, वो एकदम शार्प होगी, मतलब आपको क्लियर शैडो मिलेगा, ओके। बट अगर वो एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है या डिफ्यूज सोर्स ऑफ लाइट है तो फिर आपका जो शैडो बनेगा ओपेक ऑब्जेक्ट का वो सॉफ्टर होगा और लेस डिफाइंड होगा, मतलब वो उतना शार्प शैडो आपको मिलेगा नहीं। तो पहला वाला जो फैक्टर है जिसके ऊपर शैडो फॉर्मेशन डिपेंड करती है वो है लाइट सोर्स। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लाइट सोर्स, मतलब लाइट सोर्स के अनुसार जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है उस पर भी डिपेंड करता है कि शैडो कैसी बनेगी। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहले वाले पॉइंट में कहा गया है इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोजर टू द लाइट सोर्स देन द शैडो फॉर्म्ड इज लार्ज एंड लेस डिफाइंड। तो अगर जो ओपेक ऑब्जेक्ट को हम लाइट सोर्स के ज़्यादा करीब रखेंगे तो जो स्क्रीन पे शैडो बनेगी वो बनेगी तो बड़ी बड़ी शैडो बनेगी, बट वो उतनी शार्प नहीं होगी, वो लेस डिफाइंड होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम जो ओपेक ऑब्जेक्ट है उसको लाइट सोर्स से दूर रखें तो फिर क्या होगा, जो स्क्रीन पे शैडो बनती है वो छोटी बनती है और वो शार्प बनती है, मतलब क्लैरिटी, मतलब जो शेप होता है ना ऑब्जेक्ट का उस अनुसार तो शैडो भी दिखेगा, ठीक है। तो शैडो जो होता है वो क्लियर होता है, शार्प होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो थर्ड फैक्टर है जिसपे शैडो फॉर्मेशन डिपेंड करती है वो है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। तो हमने क्या पढ़ा था कि शैडो फॉर्मेशन के लिए 3 चीज़ें चाहिए, लाइट सोर्स, ऑब्जेक्ट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। अब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में कैसी दूरी है उस पर भी निर्भर करता है कि शैडो कैसी बनेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में ज़्यादा दूरी होती है तो जो शैडो बनती है वो बड़ी बनती है, लार्ज बनती है, बट जो शैडो होती है वो शार्प नहीं होती है, वो लेस डिफाइंड होती है या फिर डिफ्यूज होती है, मतलब आपको एक ब्लरी शैडो दिखेगा। और अगर ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में जो दूरी है वो कम है तो जो शैडो बनेगी वो छोटी शैडो बनती है और वो वेल डिफाइंड या फिर हम कह सकते हैं शार्प शैडो बनती है। उसके बाद जो चौथा फैक्टर है जिस पर शैडो फॉर्मेशन डिपेंड करता है वो है ऑब्जेक्ट का शेप। तो आपने देखा ही होगा कि जैसा ओपेक ऑब्जेक्ट का शेप होता है शैडो का भी शेप वैसा ही होता है। तो जैसा ऑब्जेक्ट का शेप होगा उस अनुसार जो शैडो है उसका भी शेप निर्भर करेगा उस पर।
फिफ्थ पॉइंट जो है वो है एंगल ऑफ लाइट, मतलब जो सोर्स ऑफ लाइट वो किस एंगल पर है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में जो सोर्स ऑफ लाइट है वो किस एंगल से पड़ रही है उस ओपेक ऑब्जेक्ट पे, उस पर निर्भर करता है कि शैडो कैसा होगा। तो आपने देखा ही होगा जब सनराइज होती है और जब सनसेट होती है तो क्या होता है कि जो सन होती है वो किसी ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज़्यादा दूरी पर होती है और ऐसी ऑब्लिकली ये सिचुएटेड होती है। तो तब क्या होता है कि जो शैडो की लेंथ होती है या जो शैडो का साइज होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है। और जब नून मतलब 12 बजे 12 PM उस वक्त क्या होता है, सूरज हमारे सर के ऊपर सिचुएटेड होता है, हाँ 90 डिग्री पे। तो कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट देख ले तो ऑब्जेक्ट से छोटे साइज की हमेशा शैडो बनती है, तो स्मॉल या फिर शॉर्ट शैडो बनती है। तो ये आपने तो नोटिस की होगी क्योंकि हम तो क्लास 2 से ये पढ़ते आ रहे हैं कि सनराइज सनसेट के दौरान जो शैडो होती है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, लार्ज शैडो बनती है, और एट नून स्मॉल या फिर शॉर्ट शैडो बनती है। फिर जो एफ वाला जो फैक्टर है ये है सरफेस ऑफ द स्क्रीन। तो स्क्रीन का सरफेस कैसा है उस पर भी निर्भर करता है कि शैडो कैसी बनेगी। तो अगर स्क्रीन का सरफेस स्मूथ है तो हमको क्लियर शैडो मिलता है, मतलब एकदम क्लियर उसकी जो बाउंड्रीज होती है शैडो की, ओके। बट अगर सरफेस रफ हो तो फिर हमको ब्लर्ड शैडो या फिर डिस्टॉर्टेड शैडो बनती हुई नजर आएगी, मतलब उसकी जो बाउंड्री होगी शैडो की वो वेल डिफाइंड नहीं होगी, उसमें थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट टाइप का रहेगा, डिस्टॉर्टेड रहेगा वो शैडो। एक और चीज जो यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि शैडो का कलर कभी भी ऑब्जेक्ट मतलब जो ओपेक ऑब्जेक्ट है उसके कलर पर डिपेंडेंट नहीं है। ऑब्जेक्ट का कलर कुछ भी हो जाए, लाल नीला पीला हरा जो भी हो जाए, उसकी शैडो हमेशा ही एक डार्क पैच ही बनेगी। शैडो कभी भी कलरफुल नहीं होती है, तो वो हमेशा ही डार्क पैच ही रहेगी, चाहे ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो कुछ भी हो जाए। तो ये कुछ चीजें थी जो मेरे को आपको यहाँ पे समझानी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो शैडो होता है उसके दो रीजन होते हैं, एक होता है अम्ब्रा, दूसरा होता है पिनम्ब्रा। अब ये जो चीज है ये आपको थोड़ी सी यहाँ पर समझनी पड़ेगी, तो मैं उसको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो के लेंथ पर आप नहीं जाइएगा, मेरे सेशन से अगर आप इन डेप्थ नॉलेज लेकर जा रहे हैं जो कि आपको इन फ्यूचर मदद करने वाली है, तो आप थोड़ा सा इसको सुन लीजिए। सबसे पहले हमको क्या समझना है, अम्ब्रा क्या है और पिनम्ब्रा क्या है। तो देखिए इस वाले पिक्चर में हमारे पास एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर हम एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इस पर डाल रहे हैं। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कैसे डाल रहे हैं, हमने एक ऐसा कार्डबोर्ड लिया हुआ है और उसमें एक छोटा सा होल बना के रखा है, और ठीक इसके पीछे हमने एक लाइटेड कैंडल को रखी हुई है। तो कैंडल की जो लाइट है ये सिर्फ इसी होल से जा पाएगी, तो यहाँ से इस होल से जो लाइट यहाँ पर निकलेगी वो क्या है, एक पॉइंट जैसे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के फॉर्म में आएगी। तो इसी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की जो रेज है वो टेंजेंटली इस ऑब्जेक्ट के ऊपर से यहाँ पर भी पड़ रही है और यहाँ पर भी हो जा रही है, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती है। तो एक यहाँ से जा रही है लाइट और एक यहाँ से जा रही है लाइट। तो क्या हो रहा है आप देखिए, ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है तो इट विल नॉट अलाउ द लाइट रेज टू पास थ्रू इट। तो ठीक इसके पीछे जो स्क्रीन रखी गई है यहाँ पर एक डार्क पैच बन रहा है। ये जो डार्क पैच है इसका नाम दिया गया है A डैश B डैश, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है AB। सो ये जो डार्क पैच हमको मिला स्क्रीन पे यही कहलाता है शैडो या फिर अम्ब्रा रीजन, मतलब शैडो का अम्ब्रा रीजन कहलाता है, ओके। और ये कब होता है, हमको अम्ब्रा कब मिलता है, जब हम पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को एज अ सोर्स ऑफ लाइट इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि डिफ्यूज सोर्स ऑफ लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कोई भी कार्डबोर्ड जिसमें होल है उसको यहाँ पर सामने नहीं रखा है, हमने लाइटेड कैंडल को ही यहाँ पर इस्तेमाल किया है। सो क्या हो रहा है आप देखिए, यहाँ पर भी एक जो ऑब्जेक्ट है AB ओपेक ऑब्जेक्ट, ये लाइटेड कैंडल के सामने रखी गई है। तो अब क्या होगा, लाइटेड कैंडल से तो जो लाइट रेज है वो इसके आर पार से जाने की कोशिश करेगी, बट क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है तो वो तो अलाउ करेगी नहीं। तो क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट के ठीक पीछे आपको एक डार्क पैच मिल रहा है जिसको हम CD कह रहे हैं, ठीक है, और उसी के आजू बाजू एक थोड़ा सा डिम कलर का आपको पैच नजर में आ रहा है जो इतना डार्क नहीं है, इसको हमने EF नाम दिया है। तो ये जो CD वाला पोर्शन है जो कि एकदम डार्क पैच है वो क्या है, अम्ब्रा रीजन ऑफ द शैडो, और जो EF रीजन है ये कहलाता है पिनम्ब्रा ऑफ द शैडो। सो अम्ब्रा और पिनम्ब्रा में क्या डिफरेंस है, अम्ब्रा एकदम डार्क पैच है, पिनम्ब्रा क्या है, डिम पोर्शन ऑफ द शैडो है। अब ये जो अम्ब्रा है, अम्ब्रा ये रीजन है
जहां पर जो लाइट सोर्स से कोई भी लाइट रेज नहीं पहुंचती है स्क्रीन पे, क्योंकि स्क्रीन पे ही ना शैडो बनेगी। तो शैडो के ये दो रीजन है, अम्ब्रा और पिनम्ब्रा। अम्ब्रा वो रीजन है जहां पर लाइट सोर्स से कोई भी लाइट रेज नहीं पहुंचती है, इसलिए जो सीडी वाला पोर्शन है वो एक डार्क पैच है और इसी को हम अम्ब्रा कहते हैं। और पिनम्ब्रा वो पोर्शन है जहां पर थोड़ी बहुत जो लाइट रेज है लाइट सोर्स से वो पहुंचती है, इसलिए ये डार्क पैच नहीं है, ये डिम पोर्शन ऑफ द शैडो है। सो कंपेरेटिवली अम्ब्रा के मुकाबले पिनम्ब्रा थोड़ा सा ब्राइट है। सो पिनम्ब्रा कौन सा रीजन है जहां पर थोड़ी बहुत लाइट रेज पहुंच जाती है। कैसे पहुंच रही है? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, P और Q पार्ट से हमने लाइट रेज को ड्रॉ किया है। तो कभी कभार P वाले रीजन से स्क्रीन पे थोड़ी बहुत लाइट आ रही है, कभी कभार Q वाले रीजन से स्क्रीन पे थोड़ी बहुत लाइट आ रही है। तो ये जहाँ पर थोड़ी बहुत लाइट रेज पहुंच रही है वो हमको थोड़ा सा ब्राइटर नजर आ रहा है, बट वो भी शैडो का ही एक पार्ट है जिसको हम पिनम्ब्रा कहते हैं। तो मैंने ये अम्ब्रा और पिनम्ब्रा आपको क्यों समझाया, क्योंकि ये जो दो टर्म्स है ये आपको सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स में भी देखने को मिलेंगे। तो एकदम सीधे साधे तौर पर अगर हम समझे, अम्ब्रा शैडो का वो रीजन है जहां पर कोई भी लाइट रेज नहीं पहुंचती है, ये एक डार्क पैच है। और पिनम्ब्रा शैडो का वो पोर्शन है जहां पर थोड़ी बहुत लाइट रेज पहुंच जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दो पॉइंट से जो लाइट रेज है वो हमने यहाँ पर ड्रॉ की है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, हम छोटे से ही ये जानते आ रहे हैं कि जो सन है, सन के आजू बाजू कौन रिवॉल्व करता है? वो रिवॉल्व करता है हमारा प्लैनेट अर्थ। अर्थ प्लैनेट है, वो क्या करता है, सन के आजू बाजू, जो कि एक स्टार है, सन यहाँ पर स्टार है, तो वो उसके आजू बाजू अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है। और जो मून है, जो कि हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, वो क्या करता है, वो अर्थ के आजू बाजू अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है। अब जब पृथ्वी यानी कि अर्थ सूरज के चक्कर लगाती है और जो मून यानी कि चंद्रमा जो पृथ्वी के चक्कर लगाती है, कभी कभार क्या होता है कि ये तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं। एक ही लाइन में आने से क्या होता है कि किसी की परछाई किसी पर पड़ती है और तब जाकर हमको सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। तो ये डायग्राम आपको दिखाने का मतलब क्या था कि किस तरीके से पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है और किस तरीके से जो चंद्रमा है यानी कि जो मून है वो पृथ्वी के चक्कर लगाती है, वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया। अब हम जानेंगे कि कैसे होता है लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स का मतलब क्या है? चंद्र ग्रहण, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो सबसे पहले आप जो पोजीशंस है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। सन यहाँ पर है, मून यहाँ पर है, सन और मून के बीच में क्या हो रहा है, पृथ्वी आ गई है। हमेशा आपको याद रखना है लूनर एक्लिप्स कब होता है? पूर्णिमा की रात को। कब होता है? फुल मून, फुल मून नाइट। जब पूर्णिमा होती है तभी हमको, मतलब हर पूर्णिमा में नहीं, जब भी पूर्णिमा होगा तभी चंद्र ग्रहण होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या है लोकेशन? सन और मून के बीच में कौन है? अर्थ है। अब देखिए, सन से आती हुई जो लाइट रेज है वो अर्थ के आर पार नहीं जा पा रही, क्योंकि अर्थ जो है वो यहाँ पर एक ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि जो अर्थ की परछाई है वो मून पे पड़ रही है। अर्थ की परछाई जब मून पे पड़ रही है तो अर्थ पे रहने वाले लोगों को जो चांद है वो दिखेगा नहीं। अब चांद जब नहीं दिखता है उसी को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं या फिर हम लूनर एक्लिप्स कहते हैं। अब यहाँ पर दो आपको टर्म दिख रहा है ना, एक है अम्ब्रा और पिनम्ब्रा। ये अम्ब्रा और पिनम्ब्रा क्या है? ये शैडो के दो रीजन है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये अम्ब्रा रीजन है, यानी कि यहाँ पर सूरज से कोई भी लाइट रेस पहुंच नहीं रही है, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है और ये वाला जो रीजन है ये पिनम्ब्रा रीजन है, यानी कि यहाँ पर सूरज से थोड़ी बहुत लाइट रेस पहुंच रही है, बट जो शैडो है ये पूरा ही मिला के बना हुआ है अम्ब्रा और पिनम्ब्रा को लेकर। अगर आपका जो अर्थ का शैडो, मतलब अर्थ का जो शैडो का अम्ब्रा रीजन पूरा ही मून पर पड़ता है, तब क्या होता है? तब होता है टोटल लूनर एक्लिप्स, मतलब पूर्ण चंद्र ग्रहण। और अगर मून कहीं यहाँ पर हो और यहाँ पर हो और अर्थ का शैडो पूरा पूरी यहाँ पर ना पड़े, तब क्या होता है? पिनम्ब्रा रीजन अगर पड़े मून पे शैडो का, तो तब क्या होता है? पार्शियल लूनर एक्लिप्स, जो कि यहाँ पर इस डायग्राम में अच्छे से दिखाया गया है। देखिए, सन लाइट सोर्स है, अर्थ यहाँ पर क्या कर रहा है? वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पर
जो अम्ब्रा रीजन अगर मून पे पड़ती है, मतलब एकदम एक ही सीधी लाइन में अगर रहे तीनों ही, तो तब क्या होता है, टोटल लूनर एक्लिप्स होता है। और अगर अर्थ का जो शैडो का पिनम्बरा पार्ट अगर मून पे पड़ता है, मतलब मून कहीं यहाँ पर हो या यहाँ पर हो जहाँ पर पिनम्बरा रीजन है शैडो का अर्थ का, तब क्या होता है, पार्शियल लूनर एक्लिप्स। इतना ही आपको समझना है। सो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि लूनर एक्लिप्स के दौरान सन, मून और अर्थ की लोकेशन क्या होती है, कौन सेंटर में होता है, किसका शैडो किस पे पड़ता है, ठीक है, और कब होता है, न्यू मून नाइट को होता है कि फुल मून नाइट को होता है। सो हमेशा आपको याद रखना है ये तीनों चीज कि लूनर एक्लिप्स होता है कब, फुल मून नाइट को, जब सन और मून के बीच में अर्थ होता है। सो लोकेशन क्या है, सन, फिर है अर्थ और फिर है मून। और किसकी परछाई किस पे पड़ रही है, तो ये भी बहुत ही आसान है, लाइट सोर्स सन से आ रहा है, हमको लाइट मिल रहा है, अर्थ ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट के ठीक पीछे उसकी शैडो बनती है, तो अर्थ की शैडो मून पे पड़ने से क्या होता है, लूनर एक्लिप्स होता है। अब अगर अर्थ के शैडो का अम्ब्रा रीजन मून पे पड़े तब टोटल लूनर एक्लिप्स होता है, मतलब पूरी ही तरीके से हमको चांद नहीं नजर आएगा। और अगर अर्थ की शैडो का पिनम्बरा रीजन मून पे पड़ता है तब पार्शियल लूनर एक्लिप्स होता है, मतलब थोड़ा बहुत हिस्सा हमको चांद का नहीं नजर आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब बढ़ते हैं सोलर एक्लिप्स की ओर। तो यहाँ पर भी हमको क्या देखना है कि तीनों की जो लोकेशन है वो कैसी है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो सन है और अर्थ है उसके बीच में है मून, ठीक है, बीच में मून है, यानी कि क्या है कि जो मून है वो यहाँ पर ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अब क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो सन से आती हुई लाइट रेज को ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, जिसके चलते मून की शैडो पड़ रही है अर्थ के सरफेस पे। अब शैडो के दो रीजन होते हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अम्ब्रा रीजन पड़ रहा है। तो जहाँ पर अम्ब्रा रीजन पड़ रहा है तो अर्थ के इस हिस्से में जो लोग हैं उनको सूरज बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, तो उनके लिए हो जाएगा टोटल सोलर एक्लिप्स। और पिनम्बरा रीजन जो पड़ रहा है शैडो का जिस हिस्से में अर्थ के, वहाँ के लोगों को सन का थोड़ा बहुत हिस्सा नहीं नजर आएगा, तो वहाँ के लोगों के लिए हो जाएगा पार्शियल सोलर एक्लिप्स। यहाँ पर भी आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो सोलर एक्लिप्स होती है वो कब होता है, अमावस के दिन। सो न्यू मून डे को होता है सोलर एक्लिप्स। अब हमने पार्शियल सोलर एक्लिप्स कब होता है वो समझ लिया, टोटल सोलर एक्लिप्स कब होता है वो हमने समझ लिया। एक और चीज होती है वो है एन्यूलर सोलर एक्लिप्स, उसको भी हम समझेंगे। सो यहाँ पर एक और चीज आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर भी डायग्रामेटिक फॉर्म में जो टोटल और जो पार्शियल सोलर एक्लिप्स है उसको दिखाया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास है सन, फिर यहाँ पर है मून और यहाँ पर है पृथ्वी। अब ये ए वाला जो हिस्सा है ये है मून की जो शैडो पड़ रही है, तो उस शैडो का ये अम्ब्रा रीजन है। सो ए वाले रीजन में जितने भी लोग रहेंगे पृथ्वी के, उनको सूरज पूरी तरीके से नहीं दिखेगा, तो ए वाले रीजन में क्या हो जाएगा, टोटल सोलर एक्लिप्स हो जाएगा, ठीक है। और पिनम्बरा रीजन, शैडो का जो पिनम्बरा रीजन जहाँ पर पड़ रहा है जो कि बी और सी लोकेशन है, यहाँ पर रहने वाले लोगों को सूरज थोड़ा, मतलब सूरज का थोड़ा बहुत हिस्सा नहीं दिखेगा, तो वहां पर हो जाएगा क्या, पार्शियल सोलर एक्लिप्स। अब जो मैं कह रही थी कि एन्यूलर सोलर एक्लिप्स क्या होता है, तो वो यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा हटके है। कैसे हटके है कि देखिए यहाँ पर जो अम्ब्रा रीजन है उसका पॉइंट यहाँ पर पड़ रहा है, ठीक है। इस वाले में जो अम्ब्रा रीजन था उसका पॉइंट यहाँ पर पृथ्वी पर नहीं पड़ रहा था, उसका कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा पृथ्वी पर पड़ रहा था जिस रीजन में। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, टोटल सोलर एक्लिप्स हो रहा था, इस वाले रीजन में टोटल सोलर एक्लिप्स हो रहा था। तो इसमें जो पॉइंट है वो कहीं यहाँ पर है, ठीक है। इस वाले में क्या हो रहा है कि ये जो अम्ब्रा रीजन का पॉइंट है वही पृथ्वी के सरफेस पे पड़ रही है। तो यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, पृथ्वी के यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं जहाँ पर अम्ब्रा का पॉइंट आकर पड़ रहा है, उनको जो सूरज है वो एक डायमंड रिंग की तरह नजर आएगा, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं एन्यूलर सोलर एक्लिप्स। तो ये कब होता है, जब सन, मून और अर्थ एकदम सीधे लाइन में हो। और आपको ध्यान में क्या रखना है कि सोलर एक्लिप्स कब होता है, न्यू मून डे को, अमावस के दिन होता है। लोकेशन क्या है, सन, उसके बाद मून, उसके बाद अर्थ। क्यों होता है सोलर एक्लिप्स, क्योंकि मून एक ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है जो कि सन
से आती हुई जो लाइट रेज है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो मून की परछाई अर्थ पे पड़ रही है और जिस हिस्से में परछाई पड़ती है वहाँ के लोगों को या तो पूरी तरीके से सूरज नहीं दिखता है अगर अम्ब्रा रीजन वहाँ पे पड़ा है, या फिर पार्शियली सूरज का कुछ हिस्सा नहीं दिखता है अगर पिनम्ब्रा रीजन ऑफ द शैडो वहाँ पर पड़ा है। ठीक है, और अम्ब्रा रीजन का अगर पॉइंट पड़ता है किसी भी रीजन में अर्थ के, सो वहाँ से जो सन है वो छुपा हुआ तो दिखता है बट साइड से आपको डायमंड रिंग जैसा फॉर्म होते हुए नजर आता है, तो उसको कहते हैं एन्यूलर सोलर एक्लिप्स। सो यहाँ पर हम जो डायग्राम्स है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आप मेरे को पहचान कर थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप इसको पहचान पाए। ये जो पहला डायग्राम है यहाँ पर आपको सूरज मतलब सूर्य ग्रहण होते हुए नजर आ रहा है, बट ये कैसा इक्लिप्स है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, पार्शियल सोलर एक्लिप्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सूरज है वो पूरी तरीके से नहीं ढका है, पार्शियल सोलर एक्लिप्स है। ओके, नेक्स्ट पिक्चर पे अगर हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमको सूरज पूरा ही ढका हुआ नजर आ रहा है। तो ये क्या है, ये है टोटल सोलर एक्लिप्स। उसके बाद इस वाले पिक्चर को आप देखिए, देखिए देख के लग रहा है ना कि कोई एक डायमंड रिंग है, तो इसको हम कहते हैं एन्यूलर सोलर एक्लिप्स। ओके, सो इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आज के सेशन में हमने जाना कि जो 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट। फिर हमने जाना कि ओपेक ऑब्जेक्ट शैडो कास्ट करते हैं। फिर हमने जाना कि शैडो फॉर्म क्यों करते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने जाना कि शैडो फॉर्मेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फिर हमने जाना कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच शैडो फॉर्मेशन डिपेंड्स। ओके, फिर हमने शैडो के जो 2 रीजन है अम्ब्रा और पिनम्ब्रा के बारे में जाना। फिर हमने सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स कब होता है, क्या पोजीशन होती है सन, मून और अर्थ की ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स, क्या कारण है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। ठीक है, टोटल सोलर एक्लिप्स, टोटल लूनर एक्लिप्स, पार्शियल सोलर एक्लिप्स, पार्शियल लूनर एक्लिप्स, एन्यूलर सोलर एक्लिप्स कब होते हैं, ये भी हमने जाना। सो आशा करती हूँ कि आज का सेशन अगर थोड़ा लेंदी भी है बट यहाँ से आप कुछ ना कुछ सीख कर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत बार सीटेड साइंस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको मेरे आज के सेशन से थोड़ा भी मदद हुआ हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए और अपने जैसे लर्नर्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए। अगर आपको मेरे चैनल पर जो सीटेड से रिलेटेड अनगिनत कंटेंट है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, आपको वहाँ पर मैराथन सेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कराया हुआ, प्रैक्टिस सेट, ठीक है, ये सभी मिल जाएगा। सो अगर आप सीटेड साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि दिसंबर 15 तारीख को ही आपका एग्जाम है, तो आप उस प्लेलिस्ट सेक्शन को भी देख सकते हैं। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि अभी मैं 4 वीडियो एक ही हफ्ते में नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, तो मेरे को जब समय मिलता है, घर का भी काम रहता है, जब मेरे को समय मिलता है तो मैं चाहती हूँ कि मैं हफ्ते में एटलीस्ट 2 वीडियोज़ डालूँ। तो मैं वो ट्राई कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा बिजी मेरा जो स्केड्यूल है, इस वजह से क्या हो रहा है कि मैं वीडियो जैसे पहले डालती थी 4-4 करके वीडियो हर एक हफ्ते में, मैं नहीं डाल पा रही। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको जो कंटेंट है वो रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। हाँ, पहले जैसा फ्रीक्वेंट नहीं मिलेगा बट मिलते रहेंगे। तो अगर आपको मेरे चैनल पे जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखें, ताकि मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी जो अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ऐसे ही सेशन के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।